वेलकम बैक स्टूडेंट्स। वेलकम टू स्टडी सेंटर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेटजीज इन एनहेंसमेंट ऑफ फूड रिसोर्सेज, यानी कि फूड रिसोर्सेज जो हम खाना खाते हैं वो किस तरीके से हमारे पास पहुंचता है और उसके हमारे पास पहुंचने तक की प्रोसेस, यानी उसकी स्टार्टिंग वो कैसे बनता है उससे लेके हमारे तक पहुंचने तक की प्रोसेस के बारे में जानेंगे। तो इनमें जो है सबसे पहले कुछ वर्ड्स जो कीवर्ड्स होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, लाइक व्हाट इज एग्रीकल्चर, हस्बेंड्री एक्सेट्रा। तो उनके बारे में जानेंगे। सो हम पढ़ने वाले हैं कुछ कीवर्ड्स। यस। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर क्या है। तो द प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर ऑब्टेनिंग फूड एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। यानी एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है कि हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी करें जिससे जो है डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स या एनिमल्स, डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स इसलिए कह रहे हैं, आपको अजीब लग रहा होगा बट आपको पता है कि प्लांट्स भी कुछ वाइल्ड होते हैं जो कि वाइल्ड में उगते हैं, जंगलों में उगते हैं, अपनी नेचुरली उगते हैं। तो उन प्लांट्स को हम खाते नहीं हैं, या तो उनके कुछ स्पेशल ब्रीड्स को हम रेयर करते हैं या फिर उगाते हैं। इट हैज़ टू कंपोनेंट्स, एग्रोनॉमी एंड एनिमल हस्बेंड्री। नाउ व्हाट इज एग्रोनॉमी एंड एनिमल हस्बेंड्री, क्योंकि ये कहा गया है कि जो हमारा एग्रीकल्चर वर्ड है इसमें दो चीज़ें आती हैं। आपने आज तक जो वर्ड एग्रीकल्चर है इसको यही समझा होगा कि इसका मतलब जो है कि एग्रीकल्चर का मतलब है कि जो हम जाते हैं गाँव में देखते हैं कि खेत हैं, उनमें जो मतलब खेती हो रही है, जो सीरियल्स उगाए जा रहे हैं, गेहूँ, चावल एक्सेट्रा, मतलब उन्हीं को हम एग्रीकल्चर समझते हैं। बट इनमें जो है एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रोनॉमी दो चीज़ें आती है। सो व्हाट इज एग्रोनॉमी? एग्रोनॉमी इज द साइंस ऑफ यूटिलाइजिंग प्लांट्स फॉर द फूड, फ्यूल एंड फीड एंड फाइबर्स। यानी इस ये जो है एग्रोनॉमी जो है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की बात कर रही है। प्लांट्स यानी उनसे जो है हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, लाइक फ्यूल, फूड, फाइबर, फीड यानी कि खाना, ये सारी चीज़ें जो हम एनिमल्स के लिए या अपने लिए पाते हैं प्लांट से, उसे कहते हैं एग्रोनॉमी। एंड एनिमल हस्बेंड्री इज द साइंस ऑफ सिस्टमैटिक ब्रीडिंग एंड रेजिंग डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स एज पर ह्यूमन रिक्वायरमेंट। यानी कि एनिमल हस्बेंड्री में क्या होता है, एक सिस्टमैटिक तरीके से डिफरेंट ब्रीड्स के जो एनिमल्स होते हैं उनको इंटरब्रीड किया जाता है, एंड जो डिफरेंट टाइप के ब्रीड्स हैं उन्हें बनाया जाता है एक सिस्टमैटिक तरीके से, और उनको रेज किया जाता है उनके प्रोडक्ट्स के लिए, लाइक फ्लैश, मीट, और अगर वो दूध या एग देने वाले डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, या फिर जैसे कैमल और हॉर्स है उनको बोझ होने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऐसी जो डिफरेंट पर्पसेस होते हैं उनके लिए। एनिमल ब्रीडिंग, नाउ एनिमल ब्रीडिंग जो हमने ऊपर बात करी कि जो एनिमल हस्बेंड्री उनमें सिस्टमैटिक तरीके से ब्रीडिंग एंड रेजिंग की जाती है। सो व्हाट इज एनिमल ब्रीडिंग? एनिमल ब्रीडिंग एम्स एट इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल एंड इम्प्रूविंग द डिजायरेबल क्वांटिटीज ऑफ द प्रोड्यूस। मतलब लाइक हम एक काव को ब्रीड करा रहे हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं नेचुरल ब्रीडिंग मेथड्स में, और जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि किस तरीके से किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म को, जैसे हम एक काव एग्जांपल ले रहे हैं तो उसके हमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक चाहिए उसमें ज़्यादा मीट हो। अगर हम उसे मतलब मीट के लिए ब्रीड कर रहे हैं, इंडिया में अलाउड नहीं है बट ये होता है ज़्यादातर मतलब फॉरेन कंट्रीज़ में। तो अगर वो मीट के लिए उसे ब्रीड किया जा रहा है तो उसके अंदर मीट ज़्यादा हो, थिक हो, और या फिर इंडिया में मोस्टली मिल्क के लिए ब्रीड किया जाता है तो मैक्सिमम मिल्क यील्ड करे, अमाउंट ज़्यादा हो या फिर उसकी क्वालिटी ज़्यादा हो। तो इस हिसाब से हम स्पेसिफिक जो चीज़ हमें चाहिए वो बढ़नी चाहिए, राइट। नाउ हम डिफरेंट मेथड्स देखते हैं कि जो नेचुरल ब्रीडिंग है उसे क्या कहते हैं। व्हाट इज नेचुरल ब्रीडिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल ब्रीडिंग इज द टाइप ऑफ ब्रीडिंग दैट अकर्स नेचुरली अमंग एनिमल्स। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इंटरब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग। तो दो टाइप के मेथड्स हैं, यानी जो एनिमल्स में ब्रीडिंग होती है नेचुरली जो हम करते हैं, जिसमें हम कोई साइंटिफिक या बायोलॉजिकल या बायोटेक्निकल कोई मशीनरी यूज़ नहीं करते हैं या टेक्निक यूज़ नहीं करते हैं, वो दो टाइप की होती है, दैट इज इन ब्रीडिंग एंड आउट ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग क्या होती है? इन ब्रीडिंग रेफर्स टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन। इसका मतलब क्या है कि इन ब्रीडिंग का मतलब है कि रिलेटेड एनिमल्स, लाइक अगर हम काऊ का एग्जांपल लें तो उसके जो चाचा ताऊ हुए, आई मीन उसके जनरेशन में उसके पेरेंट्स के या फिर उनके पेरेंट्स के जो ऑफस्प्रिंग्स हुए, जो उसके मोर क्लोजली रिलेटेड हुए 4 to 6 जनरेशन के अंडर में, यानी उससे ज़्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर हम 4 to 6 जनरेशन की फैमिली ट्री को उनके देखें तो क्लोजली रिलेटेड जो दूसरे एनिमल हैं उनको लिया जाता है एंड देन उनको ब्रीड किया जाता है इन ब्रीडिंग के लिए। ये यूज़ किया जाता है अगर मान लिया
जो काव है उसमें ऑलरेडी मैक्सिमम यील्डिंग है, यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मिल्क दे रही है या फिर मैक्सिमम हाई क्वालिटी की मिल्क को यील्ड कर रही है, तो जो है क्या किया जाता है कि सेम तरीके के दूसरे ऑर्गेनिज्म वो उसी की ब्रीड में मिलेंगे डेफिनेटली, तो रिलेटेड जो है ऑर्गेनिज्म को मेट किया जाता है ताकि वो जो सेम कैरेक्टरिस्टिक है वो आगे बढ़ता रहे और हमें जो है बार बार जो है स्पेशल टेक्निक से उन कैरेक्टरिस्टिक को ना लाना पड़े। और वो प्योर लाइन का मतलब क्या है वो समझ ले। प्योर लाइन का मतलब है कि जो है कई जनरेशन से वो सेम कैरेक्टरिस्टिक आ रहा हो और वो प्योर हो, उसमें हमेशा मौजूद हो इन एनी केस। नाउ वी हैव आउटब्रीडिंग, mating between members of the same breed which have no common ancestor on either of their pedigree up to 4 to 6 जनरेशन, यानी कि उनकी मदर साइड से या फादर साइड से 4 to 6 जनरेशन तक वो जो है किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं होने चाहिए वो दोनों ऑर्गेनिज्म, राइट। इसे कहते हैं आउट क्रॉसिंग। आउट ब्रीडिंग की टाइप्स हैं, मैं आपको बता दूं तो ये आउट क्रॉसिंग होता है। नाउ क्रॉस ब्रीडिंग इज ब्रीडिंग सुपीरियर मेल्स ऑफ वन ब्रीड विद द सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड, यानी कि मान लिया हमें कैरेक्टर चाहिए कि वो जो एनिमल है, मैं नाम नहीं लूँगा, बट मान लिया कि कोई भी एनिमल है उसमें हाई मीट भी होना चाहिए और साथ ही साथ हाई मिल्क यील्डिंग भी होनी चाहिए, यानी मिल्क भी ज़्यादा दे वो और साथ ही साथ उसमें मीट भी ज़्यादा हो, दोनों फायदे। तो उनको जो है एक मान लिया मेल है, एक ब्रीड है जिसमें मीट ज़्यादा होता है और एक ब्रीड है जिसमें मिल्क ज़्यादा होता है। तो एक जो ब्रीड है जिसमें मीट ज़्यादा होता है उसमें से फीमेल या मेल ले ली जिसमें सबसे ज़्यादा मीट होता है, और एक जो दूसरी ब्रीड है जिसमें मिल्क यील्डिंग ज़्यादा है उससे फीमेल या मेल जो भी है ले ली और उन दोनों को ब्रीड किया गया जिससे ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक आ सकें। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आ जाए, बट ये लाइक ट्रायल मेथड होता है। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो इट इज़ वेरी नाइस, नहीं हुआ तो अगेन एंड अगेन। देन वी हैव इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आप इस वर्ड से देख सकते हैं स्पेसिफिक का मतलब है स्पीशीज से रिलेटेड है, इंटर यानी कि डिफरेंट, यानी कि दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉसिंग या मीटिंग की जाती है, यानी कि लाइक आपने दो स्पीशीज अलग अलग ली, जेनरा सेम होता है डेफिनेटली, अलग जेनरा नहीं लेते हैं क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि अगर सेम जेनरा है तो जो दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होती हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होता है या फिर चांसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ देयर गैमीट, यानी उन दोनों के गैमीट जो है फ्यूज हो जाएं नेचुरली, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो लाइक आपने पढ़ा होगा लिंगर बना था मेल लायन एंड फीमेल टाइगर, जो कि दोनों अलग अलग स्पीशीज है। लायन इज पैंथेरा लियो एंड टाइगर इज पैंथेरा टिग्रिस, इन दोनों की क्रॉसिंग से बना था लिंगर। तो ऐसे ही डिफरेंट जैसे म्यूल एंड जो आपका खच्चर है, ये भी जो है हॉर्स एंड डोंकी के क्रॉसिंग से बना है। सो दे आर डिफरेंट स्पीशीज, आप इस तरीके से समझ सकते हैं। नाउ वी अंडरस्टैंड कि ये तो हमारे पास जो मेथड थे वो नेचुरली थे, यानी किस तरीके से नेचर में ये चीज़ें पॉसिबल है, क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज या डिफरेंट ब्रीड या सेम ब्रीड में डिफरेंट मतलब दूर तक के जो ऑर्गेनिज्म हैं डिफरेंट रिलेटेड नहीं हो, ऐसे ऑर्गेनिज्म से मेट कराना ये फिर भी नेचुरली पॉसिबल है। बट वॉट अबाउट मेथड्स जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए हमें आर्टिफिशियल मेथड चाहिए होता है। व्हाट इज आर्टिफिशियल ब्रीडिंग? इट इज कंट्रोल्ड ब्रीडिंग मेथड डन बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एंड मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। आपने MOET के बारे में पढ़ा होगा, ये NCERT में लेफ्ट वाले पेज में सबसे नीचे दिया हुआ है, आपने वो पेज भी पढ़ा होगा। एंड दिस इज द रियली इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस चैप्टर, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे। नाउ वी हैव द आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इन्वॉल्व्स इंसेमिनेशन ऑफ नेटिव काउ विद द सीमेन ऑफ सुपीरियर बुल ऑफ एक्सोटिक और इंडिजिनस ब्रीड्स, राइट। तो इनमें क्या किया जाता है कि एक सुपीरियर फीमेल है, एज आई टोल्ड यू, मान लिया उसमें मिल्क यील्ड ज़्यादा है और हमें मीट भी ज़्यादा चाहिए, तो एक ऐसी ब्रीड का हम बुल लेंगे जिसमें मैक्सिमम यील्डिंग हो और उससे जो है मतलब मेल लेंगे और उससे उसका सीमन कलेक्ट करके आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराएंगे, एंटर कराएंगे जो काव है उसके रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, जिससे हम जो है अपनी तरफ से फर्टिलाइजेशन इंसेमिनेशन करा रहे हैं, उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा जिससे कि हम अपनी डिज़ायरेबल जो कैरेक्टरिस्टिक है उसका ऑर्गेनिज्म या फिर मतलब जो काव है वो पैदा हो, वो पा सके। ना इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स भी ओवरकम होती हैं यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन या फिर कहें तो आर्टिफिशियल मेथड्स ऑफ ब्रीडिंग से? इट हेल्प्स टू ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ नेचुरल मेटिंग सच एज कंपैरेटिवली लेसर अमाउंट ऑफ सीमन इज रिक्वायर्ड, यानी ज़रूरी नहीं है, आपने पढ़ा होगा कि हर पॉपुलेशन के बाद ज़रूरी नहीं है
कि जो फर्टिलाइजेशन है वो पॉसिबल हो। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि मोस्ट ऑफ द स्पर्म्स डाई इन द वेजाइनल ट्रैक्ट। तो इस वजह से जो है इसमें जो है हम जब आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कराएंगे हम डायरेक्टली एग तक पहुंचाएंगे सीमन को। सो हमारा लॉस नहीं है सीमन का, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं थोड़े से सीमन में ही। काउज एज एट डिस्टेंट प्लेसेस कैन ऑल्सो बी फर्टिलाइज, यानी मान लिया जो हमारी सुपीरियर काउ है दैट लिव्स इन इंडिया, इन हरियाणा, एंड जो हमारा सुपीरियर बुल है वो मान लिया इंग्लैंड के किसी फार्म में है, तो वहाँ से उन दोनों को लेके आना एक जगह पे दिस इज़ नॉट पॉसिबल, और पॉसिबल भी है तो इतना ज़्यादा खर्चा हम एक प्रोड्यूस के लिए नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम करते क्या है, इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, वहाँ से हम सीमन लेके आएंगे और यहाँ पे हम आर्टिफिशियली इंसेमिनेशन के थ्रू फर्टिलाइजेशन कराएंगे, राइट। हम MOET की बात कर रहे हैं, इज अनदर मेथड यूज्ड इन आर्टिफिशियल ब्रीडिंग। In it, a cow is administered hormone with FSH like activity। ये बात आप ध्यान रखें, कई बार बच्चे जो हैं एग्जाम में स्टूडेंट्स FSH लिख के आ जाते हैं, दैट इज नॉट FSH। FSH जो है वो ह्यूमन में बनता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज अ ह्यूमन हार्मोन। आप इसको डायरेक्टली FSH लिख के आ जाता है, इट इज FSH लाइक हार्मोन। उसका नाम हमें नहीं दिया गया है, डेफिनेटली इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय अस। FSH लाइक इसलिए कहा गया है क्योंकि FSH जो है फॉलिकल के डेवलपमेंट और उसके रिलीज को ट्रिगर करता है। सेम एक्टिविटी वाला एक हार्मोन काउज में भी होता है, वो हार्मोन जो है डाल दिया जाता है काउ के अंदर, इंजेक्ट कर दिया जाता है, और जिसकी वजह से काउ जो है बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट होने की वजह से, मतलब बहुत सारे जो एग है एक बार में रिलीज हो जाते हैं। एक बार में 6 to 8, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 to 8 एग्स आर प्रोड्यूस्ड, एक बार में इतने एग्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिससे होता क्या है कि एक ही बार में 6 to 8 एग्स आ गए। अब एक ही बार में जो हम एक एग को फर्टिलाइज करवा पा रहे थे, जो हम एक बार में एक एग को फर्टिलाइज करा पा रहे थे, क्योंकि एक ही एग रिलीज होगा तो डेफिनेटली फर्टिलाइजेशन भी एक का होगा, बट अब जो है एक बार में रिलीज ही 6 to 8 हो रहे हैं। सो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन अब अगर हम यूज करें तो 6 to 8 फर्टिलाइज्ड एग या फिर कहें तो जाइगोट हमारे पास होंगे, और उनसे एक ही बार में 6 to 8 जो ऑफस्प्रिंग्स है वो पाए जा सकते हैं। इसके लिए बाद में हमें सैरोगेट मदर का यूज़ किया जाता है, आप यहाँ देख सकते हैं। होता क्या है, क्योंकि एक ही जो ट्रैक्ट है उसमें फर्टिलाइजेशन तो 6 to 8 एग्स का हो सकता है, बट उनमें जो है डेवलपमेंट 6 to 8 मतलब फीटस की नहीं हो पाएगी। तो क्या किया जाता है कि जैसे ही उनमें डिवीजन स्टार्ट होता है जाइगोट में, वो जब 6 to 8 सेल या फिर 8 to 32 सेल स्टेज पे पहुंच जाता है तो उसे निकाल लिया जाता है फीमेल से, और उसे एक एक जाइगोट को डिफरेंट काउज की जो यूट्रस है उनमें इम्प्लांट कर दिया जाता है। जो जेनेटिक मदर थी, बायोलॉजिकल मदर थी, उसके पास एक बच्चा रहता है या फिर नहीं रहता है, वो तैयार हो जाती है नेक्स्ट MOET के लिए। और जो बाकी जो हमारी 6 to 8 जो काउज थी जिनमें हमने अलग से जाइगोट इम्प्लांट किया है, वो उसकी डेवलपमेंट करती हैं एंड आगे जाके हमें जो ऑफस्प्रिंग है वो देती हैं। हम बात कर रहे हैं डेयरी फार्म मैनेजमेंट की। डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्या है? डेयरी से हमें ऐसा लगता है कि दिस डेयरी मीन्स मिल्क, मतलब वहाँ सिर्फ मिल्क है। नो, डेयरी फार्म मैनेजमेंट का मतलब है कि वहाँ पे जो है काउज, बफेलोज और जितनी भी ऐसे मतलब एनिमल्स होते हैं जो कि मिल्क प्रोड्यूस कर सकें, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं वहाँ पे या फिर ऐसे एनिमल्स जो हैं वहाँ पे ब्रीड किए जाते हैं, रेज किए जाते हैं फॉर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। वहाँ से तो मेनली मिल्क ही निकलता है, वहाँ आगे जाके उसकी प्रोसेसिंग होती है एंड मिल्क से अलग अलग चीज़ें बनती है, राइट। इनमें जो है हमें कौन कौन सी चीज़ें जो हैं ध्यान देनी पड़ती हैं फॉर बेटर मिल्क हीलिंग एंड बेटर प्रोडक्शन। तो हम यहाँ पे देखें, मैनेजमेंट ऑफ एनिमल्स फॉर ऑब्टेनिंग मिल्क एंड अदर मिल्क प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। It deals with the process and system that increases yield and improves quality of milk. Dairy animals include buffalo, cow, goat, sheep, etc. यानी जितनी भी ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट देने में हेल्प कर सकें, उन सबको यहाँ पे रियर एंड ब्रीड किया जाता है। सम ब्रीड्स ऑफ इंडियन बफेलोज आर, ये आपको याद रखना पड़ेगा डेफिनेटली कि ये जो है ब्रीड्स ऑफ डिफरेंट बफेलोज एंड काउज, शीप एंड गोट, ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे डेफिनेटली। कॉमन ब्रीड्स ऑफ गोट, शीप, बफेलोज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेफिनेटली कम चांसेस हैं कि ये 12th एग्जामिनेशन में आए, बट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये नीट एग्जामिनेशन में आए, तो आप इसको याद रखेंगे, राइट। सो बफेलो क्या है? मुर्रा, जफरबदी, नीली रवि,
भदावरी, सुरती, मेहसाना, गिर, साहिवाल। साहिवाल का नाम आपने सबसे ज़्यादा सुना होगा, हाउएवर इट इज़ फेमस क्योंकि ये पंजाब और हरियाणा की मोस्ट फेमस काव है और इसको जो है कुछ टाइम पहले तक मीट के लिए भी रेयर किया जाता था। रेड, सिंधी एंड दियोनी, ये सारे जो है आप याद रखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि बाद के लिए आपके पास रहे एंड यू कैन लर्न इट लेटर। आप शीप का देख सकते हैं, डेक्कनी एंड नेल्लौर, सफोक। एंड ये आप बात ध्यान रखिए कि ये सिर्फ जो है इंडियन के बारे में बात नहीं हो रही है, दूसरे देशों की भी बात हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये न्यूजीलैंड की है, इंग्लैंड, स्पेन, ये डिफरेंट कंट्रीज की भी बात हो रही है, यानी एक्जॉटिक ब्रीड्स की बात हो रही है। सम एक्जॉटिक ब्रीड्स यानी कि जो दूसरे देशों से लाई गई हैं फॉर बेटर प्रोडक्शन एंड ब्रीडिंग। कॉमन ब्रीड्स ऑफ गोट्स, इसी तरह मालाबारी, बेरारी। आप डिफरेंट स्टेट्स याद करने की जरूरत नहीं है, डेफिनेटली स्टेट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट, बट आपको इनमें जिनके नाम है वो याद रखने पड़ेंगे। एक्सोटिक ब्रीड में खासकर कहूँगा दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आप उनको तो याद कर ही लें। देन वी हैव पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। पोल्ट्री से आप मतलब समझ गए होंगे वी आर रिलेटिंग टू एग्स, और यहाँ पे अगेन सिर्फ एग्स की बात नहीं हो रही है, एग ले करने वाले जितने भी एनिमल्स, वो बर्ड्स होती हैं बट दे कम इन एनिमल्स एंड बर्ड्स आर सेम, मतलब एनिमल किंगडम की बात हो रही है। डेफिनेटली वी आर बायोलॉजिस्ट, तो व्हाटएवर। तो हम जो है बर्ड्स की बात कर रहे हैं जो भी एग ले कर सकती हैं, यहाँ पे प्लेटिपस की बात नहीं हो रही है, प्लेटिपस का अंडा कोई नहीं खाता। नाउ वी हैव पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल या फिर बर्ड यूज्ड फॉर द फूड और फॉर देयर एग्स, यानी आपको पता है चिकन, डक, टर्की एक्सेट्रा को कई देशों में, हमारे देश में भी खाया जाता है डायरेक्टली उनके मीट को या फिर उनके एग्स को। आई एम वेजिटेरियन। दे टिपिकली इंक्लूड चिकन एंड डक्स एंड समटाइम्स टर्की एंड गीज। आपको पता है टर्की एंड गीज को भी खाया जाता है। टर्की इज टेकन एज अ डेलिकेसी, टर्की को जो है लग्जरी माना जाता है कई कंट्रीज में, एंड क्रिसमस पे ये बहुत ज़्यादा फेमस है। ओके, पोल्ट्री बर्ड्स एक्सक्लूसिवली ग्रोन फॉर मीट आर कॉल्ड ब्रॉयलर्स। आप इनके नाम जरूर याद रखेंगे, दिस इज सीरियसली इम्पॉर्टेंट कि आप इनके नाम याद रखें कि जो ब्रॉयलर्स क्या होते हैं, लेयर्स क्या होते हैं, एंड कॉकरल्स क्या होते हैं, यानी कि डिफरेंट जो नाम दिए गए हैं ये उनके एक्चुअल नाम नहीं है, उनके फंक्शन या फिर उनके वर्क के हिसाब से उनको डिफरेंट नाम दिए गए, राइट। सो ब्रॉयलर्स जो कि एग ले करते हैं, एग्जाम्पल इज फ्लाई माउस रॉक, आपको याद करना जरूरी नहीं है। लेयर्स आर फॉर एग प्रोडक्शन, जो कि एग ले करते हैं, एंड कॉकरल्स आर यंग मेल फाउल्स, रोस्टर्स आर मैच्योर मेल फाउल्स। इनको जो है नाम दिए गए हैं। कॉकरल्स जो तुरंत जो मेल्स पैदा होते हैं, जो कॉमनली हम चिकन, आप लोग चिकन खाते हैं, वो कॉकरल्स होते हैं जो न्यूली बॉर्न होते हैं, मतलब बहुत छोटे नहीं होते हैं बट स्टिल न्यूली बॉर्न होते हैं। फीमेल्स को ज़्यादातर सेक्रीफाइस नहीं किया जाता है क्योंकि वो आगे चल के एग ले कर सकती हैं, सो दे डोंट वेस्ट देम। रोस्टर्स जो हैं मैच्योर मेल फाउल्स होते हैं क्योंकि उनको यूज किया जाता है आगे चल के ब्रीडिंग में। सम कॉमनली यूज ब्रीड्स ऑफ फाउल आर कॉल्ड आर एज फॉलोज, तो आप इनको याद रखेंगे। इंडिजिनस ब्रीड्स तो आपको हो सकता है कुछ पता भी होंगी, जैसे कि असील, बुसरा, दक्की और करकनाथ, ये आपको पता होंगे, नहीं पता तो भी याद करना पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है। और कुछ मेडिटेरियन ब्रीड्स जैसे कि लेग हॉर्न के बारे में पता होगा, स्पेनिश के बारे में पता होगा, बटर कप, रेड कैप एंड लेगसन, ये सारे जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको मार्क कर दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देन हमारे पास कुछ जो हैं कुछ डिजीजेज होती हैं, जैसे कि फाउल पॉक्स, रानी खेत डिजीज, विच इज न्यू कासल डिजीज। रानी खेत का मतलब होता है जिसमें रानी रहती है, दैट इज कॉल्ड रानी खेत, वो महल होता है, कासल इज महल, व्हाटएवर। मार्क्स डिजीज, हेपेटाइटिस, बर्ड फ्लू, वायरल होता है, ये आपने पढ़ा था, H1N1 फ्लू, फाउल कॉलरा, सैल्मोनेलिसिस कोराइजा बाय बैक्टीरिया, एस्परगिलोसिस, माइकोसिस, एफ्लाटॉक्सिकोसिस बाय फंगस अगेन, एंड आर सम ऑफ डिजीजेस ऑफ पोल्ट्री। सारे याद करनी जरूरी नहीं है, डेफिनेटली जो आपको पता है लाइक फाउल पॉक्स, चिकन पॉक्स, बर्ड फ्लू, कॉलरा, इतना काफ़ी है। देन वी हैव एपीकल्चर, यानी एपीकल्चर क्या है, एपीकल्चर में कौन कौन सी स्पीशीज यूज होती हैं। एपीकल्चर बेसिकली होता क्या है, एपीकल्चर होता है इज द रियरिंग ऑफ बीज, हनी बीज, यानी कि हनी बीज को किस तरीके से रियर किया जाता है फॉर देयर हनी या फिर बी वैक्स, यानी कि उनकी मधुमक्खी के छत्ते को डिस्ट्रॉय करने के लिए और उनसे हमें जो भी प्रोडक्ट मिले वो लेने के लिए।
So, apiculture or beekeeping is care and management of honey bees for obtaining honey and bee wax. As I told you कि उनके honey के लिए या फिर bee wax जो उनके छत्ते में होते हैं, they actually store it as food. Food के लिए वो अपना store करते हैं and हम उसे destroy करके ले लेते हैं. Some species of honey bees are, ये आपको species सबसे ज़्यादा याद रखना important है. एपिस इंडिका को आप याद पता होगा आपको, इंडियन बी और जो कॉमन बी हम याद रखते हैं, बट सम अदर आर मोर इम्पॉर्टेंट लाइक एपिस डोरसाटा, रॉक बी जो कि पेड़ों पे नहीं रॉक्स पे अपना घर बनाती हैं, एंड एपिस फ्लोरा जो कि लिटिल बीज होती हैं, बहुत ही छोटी छोटी बीज होती हैं, एपिस मेलिफेरा इटालियन बीज होती हैं. ऑल ऑफ देम अकर इन नेचर एज वाइल्ड इंसेक्ट्स, यानी कि ये आपको पता है वाइल्ड में वैसे भी पाई जाती हैं एंड उनको पकड़ के रियर किया जाता है, राइट. However, because of their high economic importance, the honey bees, especially Apis mellifera आपको पता है इटालियन बी जो कि सबसे ज़्यादा हनी प्रोड्यूस करने वाली है, आर डोमेस्टिकेटेड एंड कल्चर्ड, दैट इज विज का मतलब विचेस होता है, आप ये बात याद रखेंगे. रियर्ड एंड ब्रेड इन आर्टिफिशियल हाइव्स, यानी इन्हें क्या किया जाता है, आपको वो ये पता है, आपको ऑनलाइन बीज सेल भी होती हैं, तो इनको क्या किया जाता है, कैच करके कैप्सूल्स में या फिर डिब्बों में कैच किया जाता है एंड उन्हें जालीदार होते हैं वो उनमें स्टोर किया जाता है, राइट. एंड डेफिनेटली उनको स्टोर किया जाएगा, कुछ दिन रहेंगी तो उनको आदत हो जाएगी, तो वहीं पे वो अपना घर बना लेती हैं. एंड जब उनको थोड़ा बहुत छोड़ा जाता है कभी कभी, तो वो जो है बाहर से जो फ्लावर्स हैं उनसे हनी एक्सट्रैक्ट करके ले आके वहाँ पे अपना घर बनाती है एंड उससे हनी एंड बी वैक्स लेके हम उसे ले लेते हैं, मतलब. सो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये जो है चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, मतलब इसमें एक एक स्पीशीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है, तो हम फिशरी एंड बाकी जो मेथड्स हैं, मतलब जो चीज़ें हैं, उनको अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं. तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें. साथ ही साथ अगर आपको इस तरीके की और भी वीडियोस चाहिए, चैनल पे पढ़ना चाहते हो लिटरली, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड मोटिवेशनल वीडियो मिलने वाली है विच आर ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ. क्लास 11, 12 एंड नीट एग्जामिनेशन के लिए मैं यहाँ पे बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की कुछ जो मुझे आता है, मैं जो मेरे पास नॉलेज है, मैं उसको आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ. सो इफ़ यू वांट टू सपोर्ट मी प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें.